हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर और मैं विवेक रावत आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल के बेस पर जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट है, क्या उसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, कैसे आप उसकी कम से कम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं बेस्ट मेथड से, और किस तरह से आप अपने को जज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है। पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे थंबनेल पे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, पूरा जॉब प्रोफाइल देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो विदाउट डिले हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं अभी अभी जस्ट अंडर इससे पहले लगभग लास्ट वीक में ग्रेजुएट वालों के भी फॉर्म नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और अभी जो अंडर ग्रेजुएट है उनका फॉर्म भी आउट हो चुका है। अगर मैं बात करूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेट की, सीधा हम डेट या फिर कैलेंडर पे चलें तो जो पब्लिकेशन की डेट थी, जो अंडर ग्रेजुएट 12th वालों के लिए एनटीपीसी के फॉर्म आउट होने की डेट थी, वो है बच्चा 20 सितंबर और फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं। ओपनिंग डेट भी हम 21 सितंबर से फॉर्म के जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जानते हैं स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम और आगे जाएं तो क्लोजिंग डेट 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक 11:59 तक आप ऑफिस फॉर्म को बहुत आराम से फिल कर सकते हैं। अगर हम और डेट में जाए, फीस पेमेंट के लिए क्लोजिंग डेट जो है फीस पेमेंट के लिए 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में ये जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। मतलब इसमें आपका जो फीस सबमिट की लास्ट डेट इन दोनों के मिड में रखी गई है। जैसे लिखा है 20 अक्टूबर रात 11:59 लगभग रात 12 बजे। अच्छा, मॉडिफिकेशन की जो विंडो ओपन होने वाली है, अगर आपसे कुछ एरर हो जाती है, कुछ बाय मिस्टेक आप कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं, तो उसके लिए आप 23 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में आपको जो है फिल कर सकते हैं, अपनी एरर को सुधार सकते हैं अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कमीशन को दी गई है या फिर बाय मिस्टेक हो गई है। चलिए हम मेन पॉइंट बात करने वाले हैं एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेशनैलिटी सिटीजनशिप देख लेते हैं, जो बड़ा बेसिक सा है। वैसे इसमें बहुत डिटेल नहीं होती। आप इंडियन हैं या फिर आप नेपाल से हैं या फिर आप भूटान से हैं या फिर आप तिब्बतीन रिफ्यूजी हैं, तो भी आप इस फॉर्म को इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के फिल कर सकते हैं। अगली बात करते हैं एज लिमिट। यहां काफी चीजें बच्चे फंस जाती हैं प्रॉब्लम। एज लिमिट की बात करें तो सीधा सीधा तो मेन पॉइंट यह है 18 से 33 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 18 ईयर से 33 के बीच में। दूसरी, अपर एज लिमिट की बात करें, अपर लिमिट जो है डेट ऑफ बर्थ की, मतलब इतनी से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और यह है लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दोनों बताया गया है। अपर लिमिट है दैट इज 2 जैन 1992 यूआर अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है 2 जैन 1989। और अगर एससी एसटी की बात करें 2 जैन 2 जनवरी 1987 1987। लोअर लिमिट की बात करें सबके लिए 1 जनवरी 2007 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया गया है, उसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या क्या उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर हम बात करें, ये एज रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल कैटेगरी में जो आते हैं 3 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसी तरह से एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी और पीडब्ल्यूडी इन सब में अलग अलग तरह से एज रिलैक्सेशन गिवन है, जिसको आप बहुत डिटेल में चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम और थोड़ा सा अपर चलते हैं तो नंबर 1, अब हम डिटेल ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए किस पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, क्या क्या है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसकी 7th लेवल इन 7th सीपीसी 3rd लेवल की है ये, और इनिशियल पे 21,700 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C2 क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एज 18 से 30 साल है। जो एज है नॉर्मल एज एप्लीकेबल टू दिस CEN, इसके अकॉर्डिंग 18 से 33।
अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल कोर्स का मतलब अगर जो आप कैटेगरी नहीं है तो इतना, अदरवाइज 18 से 33, क्योंकि एज काउंटिंग कर रहा है 1 जनवरी 2025 को। टोटल वैकेंसी है 2022। अगर हम अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, सेकंड लेवल 19,900 आपकी इनिशियल पे है, और C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। टोटल इसमें 361 वैकेंसी है। ऐसे ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क में टोटल वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट में 3,445, 3445। चलिए और देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या है। साफ साफ बोला गया है, एक चीज बहुत अच्छी बात बोली गई है, दिस इंक्लूड, ये जो एज रिलैक्सेशन बोला गया है इसमें, ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज अ वन टाइम ड्यू टू कोविड। जो कोविड-19 की पैंडेमिक आए थे उसकी वजह से किसी का अगर एज ग्रुप में एज में कोई प्रॉब्लम आई हो, या बीच में उसको जैसे उस टाइम वैकेंसी, काफी टाइम वैकेंसी आई नहीं थी, तो उनके लिए जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसमें 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सीधा सीधा बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और सीधा सीधा मेन आप देखते हैं कि आपका क्या क्या उसमें रहने वाला है। अच्छा, एक ये लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई, कोई भी कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 आरआरबी। आप केवल एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप आरआरबी अजमेर भी फिल कर दें और आरआरबी जम्मू भी फिल कर दें। आपको केवल एक ही आरआरबी में अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। अगर आपने एक से ज्यादा आरआरबी में फिल करा तो वो सारे ही सारे रिजेक्ट माने जाएंगे, आपको किसी में भी आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न पे सीधा सीधा नजर डालते हैं, क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या रहने वाला है। सीधा सीधा है, सबसे पहले टाइपिंग, देयर सेल्फ इज 2 स्टेज, CBT 1 एंड कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो सबसे पहले CBT 1 होगा और उसके बाद आपका CBT होगा, मतलब CBT 1 CBT 2, फिर आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, टाइपिंग का पेपर होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट किसके लिए होने वाला है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए। और देयर विल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बच्चा होता ही है, रेलवे में मेडिकल होता ही है, वो तो बहुत कंपलसरी है रेलवे में। अगर बात करें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की और ट्रेन क्लर्क की, उनके बाद केवल दो हैं CBT 1 और CBT 2, और उसके बाद इसमें टाइपिंग नहीं है। मतलब मोटा मोटा ये है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती या आप टाइपिंग से बचना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं टाइपिंग का लोड ना आए, तो आपको इन 2 पोस्टों के लिए ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और रैंक इनके अकॉर्डिंग अच्छी लानी पड़ेगी। एक तो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इनमें कोई भी टाइपिंग नहीं है। CBT 1 और CBT 2 के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक बहुत अच्छी बात बोलिए, आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना बुलाने जा रहा है। मतलब अगर 1000 वैकेंसी है तो 15,000 गुना, 15,000 बच्चे बुलाने वाला है कि नहीं, ध्यान से क्लियर है, ठीक है। सर मेरा फाइनल ईयर है, आई एम एलिजिबल टू 12th पास, नहीं बच्चा, आई थिंक फाइनल वाला एलिजिबल नहीं है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसमें। ये बात देख लेते हैं और डिटेल में देख लेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग के लिए, वो जो कंप्यूटर बेस्ड, पहले CBT 1 होगा, 15 गुना बनाएंगे CBT 2 के लिए, और उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगा उसमें 8 गुना, 8 टाइम्स बच्चे को कॉल जाएगी आरआरबी की तरफ से। आई थिंक इसमें क्लियर है। निगेटिव मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/3, निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है ईच क्वेश्चन के लिए, इतना आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार डिटेल वैकेंसी की बात कर देते हैं। टोटल आपके सामने वैकेंसी लिखी हुई है बच्चा, टोटल जो वैकेंसी है 3,445 है, और ये पूरा डिटेल है। चलिए और थोड़ा सा बात करें तो शुरू में जब हमने देखा था, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड गिवन था, जैसे B2 है, C2 है, A2 है, C2 है और A3 है। तो एक बार इसके लिए वैसे हम इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो ले आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए सेपरेट वीडियो लेंगे। लेकिन मैं अभी बात करूं, A3 का मतलब होता है फिजिकली फिट, ये तो फिजिकली फिट तो चाहिए। डिस्टेंस विजन 6/9 6/9 होता क्या है, जैसे हम भी कभी कभी, जैसे 6/9 क्या है सर, ये 2/9 क्या है सर, ये पावर ऑफ लेंस नॉट एक्सीड 2D, लेंस की पावर 2D 2 डायमेंशन
2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंस की जो पावर है डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आप अपने नियरेस्ट जो भी मेडिकल हो, गवर्नमेंट मेडिकल हो या कोई शॉप हो, वहां जाइए, उनको ये परफॉर्मा शो करिए, वो ऑटोमेटिक आपको दिखा देंगे। कंफर्म। दूसरा B2 में बोला गया है डिस्टेंस विजन 6/9। देखिए यहां 6/9 था, दोनों यहां 6/9 और 6/12 है। और जो पावर यहां पे 2D थी और यहां पे पावर 4D चल सकती है। नियर विजन 0.6 वो यहां भी था। चलिए, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिया विजन, ये सब टेस्ट आपको पास करने होंगे। अगर मैं C2 की बात करूं, डिस्टेंस विजन 6/12 और दूसरा नील, विद या विदाउट ग्लासेस। यहां भी है विद या विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस, विद और विदाउट ग्लासेस। आई थिंक ये सब आप समझ पा रहे हैं। इनको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए सीधा अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर, सरकारी मेडिकल, किसी पे भी जाइए, या फिर वहां से आप वो अच्छे से आपको टेस्ट करके बताएगा, ठीक है ना, उससे एक आइडिया हो जाएगा। चलिए, एक बार हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए क्या चाहिए, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ये तो सारी वैकेंसी हो गई। कमर्शियल टिकट क्लर्क के लिए 12th या इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, नॉट लेस देन 50%। 50% से कम नहीं चलेंगे। अगर आप कमर्शियल टिकट क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% से कम नंबर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नंबर 2, अगर मैं अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूं, 12th मतलब 10+2 या इट्स इक्विवेलेंट नॉट लेस देन 50% इन द एग्रेड, इसमें भी बच्चा 50% से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और जिसमें टाइपिस्ट लिखा है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट तो करना ही होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं, 12th 10+2 इक्विवेलेंट नॉट लेस देन 50%, इसमें भी बच्चा सेम क्राइटेरिया है, ठीक है ना। जो टाइपिंग है उसमें हिंदी और इंग्लिश चूज ऑप्शन है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ट्रेन क्लर्क की बात करते हैं, 12th या इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% से लेस देन नहीं होना चाहिए। ये सारा डिटेल है, ये सारा आपके सामने बताया गया। आई थिंक आप इस चीज को बहुत अच्छे से, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले फीस की बात कर लेते हैं। सर जब हम फॉर्म फिल करेंगे, जिन्होंने फिल कर दिया अच्छी बात है, फिर भी फिल करेंगे तो 500 रुपए फीस जाने वाली है भाई, साफ साफ लिखा, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी 500 रुपए फीस जाने वाली है, नंबर 1, ठीक है ना। आउट ऑफ दिस फीस 500 रुपए अमाउंट है, 400 रुपए रिफंड होंगे ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट कैटेगरी, मतलब जो इन्हें कहा ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, तो इसमें से 500 में से 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे अगर आप CBT 1 में ही। आउट ऑफ दिस 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, ठीक है। दूसरा इसने लिखा है PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन को लिए 250 रुपए फीस है, या फिर फीमेल वालों के लिए भी, और 250 रुपए रिफंड हो जाएंगे जिसमें अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, ठीक है बच्चा। ऑनलाइन पेमेंट में, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से ये सब आप फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं और सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं, जो बच्चे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कई बार अप्लाई करते हैं उसमें EWS के लिए, तो उसमें ये पूरा क्राइटेरिया है। इसको मैं आपसे प्रेफर करूंगा एक बार डिटेल में जाके पढ़ना। जैसे मैंने लिखा कौन कौन EWS के लिए अप्लाई कर सकता है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंटल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फुट का नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया है EWS के लिए। तो जो EWS के लिए अप्लाई करना चाहता है प्लीज एक बार इसको अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इसके जो परफॉर्मा होता है, जो इसका सर्टिफिकेट होता है, उसको एक फिक्स है, तभी वो एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज आपको वो जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे। सिलेबस के डिस्कस कर लेते हैं सीधा क्या क्या सिलेबस है। तो 90 मिनट का पेपर होने वाला है स्टेज 1 का। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल नॉलेज रीजनिंग के मतलब इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन है और 1.5 घंटे का पेपर है, और 1 मार्क्स 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, साफ साफ बोला गया, ठीक है। 120 द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 फॉर PWBD कैंडिडेट के लिए वो 120 होगा। 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नंबर की। तो कुल मिला के रीजनिंग के 30, मैथ्स के 30 और जीएस के 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं CBT 1 में। सिलेबस की बात करें
तो जैसे मैथ्स में है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल स्ट्रेच, ज्योमेट्री, डिस्टेंस, एलिमेंट्री, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, लगभग सेम ही है। अगर आप सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो की है तो ये लगभग सेम है। जनरल इंटेलिजेंस आपकी एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ द नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉक्स, पैरा, ये जंबलिंग, ये सारे हैं। स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, डेटा सफिशिएंसी, पजल, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, ये सारे हैं। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो मोटा मोटा वही आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरी बात करते हैं सीबीटी 2 पेपर, जो इसके बाद सीबीटी 2 होगा, जिसमें मैंने बताया था 15 गुना बच्चे ज्यादा बुलाए जाएंगे, 15 टाइम। तो सीबीटी 2 जो है, सीबीटी 2 ये 90 मिनट का होने वाला है। 40 क्वेश्चन से बढ़कर जीएस के 50 क्वेश्चन हो गए, मैथ के 30 क्वेश्चन से बढ़कर 35 क्वेश्चन हो गए, और जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन से बढ़कर 35 क्वेश्चन हो गए। ड्यूरेशन वही है, क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है ना, चलिए क्या आओ सर, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की फर्स्ट मंथ की सैलरी, बच्चा वो डिपेंड करता है अंशुमन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। ये आपके सामने सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस का डिफरेंस नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कैसे कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग है, देयर विल निगेटिव मार्किंग 1/3, तो लगभग सेम निगेटिव मार्किंग है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम निगेटिव मार्किंग। जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस ये है, तो अच्छा से आप समझ सकते हैं अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट CBTST will be conducted after qualifying second stage only for candidates who have opted for account clerk कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, केवल इन्हीं का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, साफ साफ इसमें लिखा है। और टाइपिंग के लिए स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। अगर बात करें आगे, ये वही है टाइपिंग स्पीड है जो वही बताया है कि केवल इन 2 पोस्टों के लिए टाइपिंग की आवश्यकता है और पोस्टों में टाइपिंग की आवश्यकता नहीं। तो एक बार फटाफट टोटल वैकेंसी में नजर डालते हैं कौन कौन सी है। मैं सीधा सीधा टोटल वैकेंसी की बात करूंगा। देखिए आरआरबी अहमदाबाद में अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 210 वैकेंसी है, आप उसका डिटेल देख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप साइड हो जाते हैं, आप जिस जिस आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी वैकेंसी पे नजर डाल लीजिए, रख लीजिए कि हाँ मैं इस पे अप्लाई करूंगा। हाँ ठीक है बच्चा, तो आइए दूसरी बात करते हैं। अजमेर में टोटल वैकेंसी 71 है, थोड़ा सा कम है लेकिन काफी आप पूरा देख सकते हैं यहां पर पोस्ट है। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो टोटल वैकेंसी बच्चा 60 है। अगर मैं जम्मू श्रीनगर की बात करूं तो टोटल वैकेंसी 147 है। अगर मैं बात करूं कोलकाता की आरआरबी तो टोटल वैकेंसी 452 है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में ही आई है अभी। अगर मैं मालदा की बात करूं तो टोटल वैकेंसी 12 है, इसमें केवल एक पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर मैं बात करूं आरआरबी मुंबई की टोटल वैकेंसी लगभग 699 700 है, जिसमें चारों पोस्टें हैं। अगर मैं बात करता हूं सर मुजफ्फरपुर की तो टोटल वैकेंसी 68 है। अगर हम बात करते हैं आरआरबी पटना की 16 है और आरआरबी प्रयागराज की 389 है। अगर हम बात करते हैं रांची की तो टोटल वैकेंसी 76 है 76। और अगर मैं बात करता हूं सिकंदराबाद की टोटल वैकेंसी है आपकी 89। अगर हम बात करते हैं सिलीगुड़ी की तो टोटल वैकेंसी है 42। अगर हम बात करते हैं सीधा तिरुवनंतपुरम की तो टोटल वैकेंसी है 3445, बहुत बड़ी नहीं, ये टोटल वैकेंसी इसमें 112 है, टोटल ग्रांड टोटल 3445 है। तो इसमें तिरुवनंतपुरम में टोटल 112 है और टोटल आती है 3445। ठीक है ना बच्चा, जम्मू का आपको हम बता ही चुके हैं। इसमें गुवाहाटी की है टोटल 175। और अगर बात करें गोरखपुर की 120, टोटल वैकेंसी है 120। अगर बात करें चेन्नई की टोटल वैकेंसी है 194। और इसी में अगर चंडीगढ़ की बात करें टोटल वैकेंसी है 247। और अगर बिलासपुर की बात करें टोटल वैकेंसी है 152। और भुवनेश्वर की बात करें टोटल वैकेंसी है 56। और भोपाल में टोटल वैकेंसी है 58। ठीक है बच्चा, आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे इसमें क्या है। अब बेस्ट टाइम और बेस्ट मेथड क्या हुआ, प्रिपरेशन करने का कोई तरीका कुछ है सर? देखो अभी टाइम है अच्छे से, तो सबसे बेस्ट तरीका कुछ ऐसा मेथड हो जिसमें एक से ज्यादा बार सिलेबस रिपीट हो जाए, सिलेबस कवर हो जाए और टेस्ट सीरीज भी मिल जाए। तो सबसे बेस्ट मैं अगर बोलूं
आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है रेलवे वाला महापैक। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बेस्ट तोड़ है हर चीज का। इससे प्रॉफिट क्या होता है, आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, नए बैच आते हैं बीच में वो भी मिल जाते हैं, डीपीपी डाउट क्लासेस सबसे बेस्ट है महापैक, है ना। अगर मैं और डिटेल में जाऊं महापैक के बारे में तो बच्चा मैं आपको बता दूं महापैक में आपको और क्या क्या मिलने वाला है। देखिए रेलवे महापैक में 1000+ आवर्स की क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस बैच मिल जाते हैं, क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाती है, डीपीपी रिकॉर्डेड क्लास और अपकमिंग बैच, रिकॉर्डेड पुराने बैच भी मिल जाते हैं और अपकमिंग बैच मिल जाते हैं। तो इससे ज्यादा और क्या होगा। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको फिर आपका बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सीजीएल में कवर हो जाएंगी। तो आप एसएससी का महापैक भी ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर मेरा एमटीएस भी कवर हो जाए, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एफसीआई, तो इसके लिए आप ये भी ले सकते हैं जिसमें 20+ एग्जाम कवर होते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कैसे पूरा डिटेल समझना है। बस एक बात का ध्यान रखिए, अभी से बच्चा देखो, एक बच्चा पूछ रहे हैं शायद कब तक पेपर, अभी तक कोई टाइम फिक्स नहीं है कब होगा, लेकिन मान के चलिए 3 से 4-5 महीने में जैसे भी होगा पूरा डिटेल में आपके सामने आ जाएगा। सर मेरा ईडब्ल्यूएस है रेलवे में ओबीएस डाल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है रेलवे में ओबीसी में डाल सकते हैं। नहीं मैं पूरा समझा नहीं बच्चा, अगर आपको ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में डालो, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से बहुत डाउन जाती है, मतलब डिफरेंस रहता है, और ईडब्ल्यूएस में प्रॉफिट होता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, सीधा मेन। बिल्कुल अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम फाउंडेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्टों को समझ रहे हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 से 8 हमारी क्लास चलती है, अभी इसके बाद क्लास होने वाली है, और 4 से एक क्लास हमारी 4 बजे से 5 बजे तक चलती है, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो हम एमटीएस का कैसे ज्वाइन करना होता है किसी बैच को, सीधा जाएंगे ऐप पर, मोबाइल नंबर, ओटीपी और सीधा गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और यहां एसएससी सेलेक्ट करके आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ओके, ऐसी और इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। टाटा बाय बाय।